सिस्टमिक पैथोलॉजी का जो अगला चैप्टर है दैट इज गोइंग टू बी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम वैस्कुलर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नाउ वी आर लेफ्ट विद द कार्डियक सिस्टम। एंड इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मतलब सिंपल वर्ड्स में हार्ट अटैक। मेडिसिन में जब आप जाओगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ईसीजी फाइंडिंग्स, बट पैथोलॉजी में जो हम पढ़ेंगे कार्डियक एंजाइम्स एंड ऑटोप्सी, इन पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद कार्डियक एंजाइम्स। अब जब भी किसी को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक होता है तो जो सबसे पहली चीज दिमाग में आती है वो है एम्बुलेंस को कॉल करना। तो इसी से हम इसका एक निमोनिक बनाते हैं, माई टाइम टू कॉल दी एम्बुलेंस। इससे मुझे सारे कार्डियक एंजाइम्स याद हो जाएंगे। सो माई टाइम टू कॉल, ये एक टेबल है जो आपने मेडिसिन में पैथोलॉजी में दोनों में देखा होगा, एंड इस पे डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है। सो यू नीड टू रिवाइज दिस विद मी। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला है माई। तो माई से जो कार्डियक एंजाइम बढ़ता है दैट इज गोइंग टू बी मायोग्लोबिन। ये सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर हमारे ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये काफी अच्छा मार्कर है जो अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प करता है। तो एक इसका ये एडवांटेज जरूर है कि ये जल्दी बॉडी में ब्लड में बढ़ जाता है, बट उतनी ही तेजी से इसकी मात्रा हमारे ब्लड में से घट भी जाती है, मतलब इट फॉल्स विद इन 24 आवर्स। तो ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये अर्ली फॉल शो करता है। मतलब अगर मेरे पास मरीज आता है एक दिन के बाद, अगर उसे एक दिन से ज्यादा से चेस्ट पेन हो रहा है और यदि उसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया या वो हॉस्पिटल नहीं आया मरीज, तो अब अगर वो मरीज हॉस्पिटल आता है तो हो सकता है मुझे उसके ब्लड में अब तक मायोग्लोबिन दिखना ही बंद हो जाए। सो इट इज एन अर्ली फॉल एंड ये इसका एक डिसएडवांटेज है। इसका एक और डिसएडवांटेज है दैट इट इज नॉन स्पेसिफिक, मतलब ये सिर्फ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में ही नहीं बढ़ता, ये बाकी बीमारियों में भी बढ़ सकता है, क्योंकि इसके नाम से समझ में आता है मायो। मायो मतलब मसल। तो ये वो सारी बीमारियां जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या कोई ऐसी डिजीज जिसमें स्केलेटल मसल क्रश हो जाए, तो उसमें भी मायोग्लोबिन रिलीज होता है। तो ये सिर्फ एमआई में नहीं पाया जाता, तो ये नॉन स्पेसिफिक है। इन 2 कारणों की वजह से आप मायोग्लोबिन को कभी भी एज अ प्राइमरी कार्डियक मार्कर डायग्नोसिस के लिए ये नहीं यूज करते। क्या रीजंस? अर्ली फॉल एंड नॉन स्पेसिफिक। निमोनिक में आगे बढ़ते हैं। माई टाइम टू। सो टी एंड टी, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, 2 प्रकार के ट्रोपोनिन होते हैं। नाउ यू नीड टू नो कि इसका जो स्टार्टिंग है दैट इज गोइंग टू हैपन 2 to 4 आवर्स में, ये ब्लड में आपको मिल जाएगा, बट ये कितनी देर तक ब्लड में रहता है? अप्रोक्सीमेटली 10 डेज। तो याद करने के लिए टी फॉर ट्रोपोनिन, टी फॉर 10, टी फॉर ट्रोपोनिन, टी फॉर 10 डेज तक ये हमारे ब्लड में रहता है। माई टाइम टू कॉल। सो सी से क्या है? CKMB, इसकी भी शुरुआत 2 से 4 घंटे में हमारे ब्लड में ये मार्कर आपको मिलेगा। तो मतलब ट्रोपोनिन और CKMB का स्टार्टिंग टाइम लगभग सेम है, बट इनका जो फॉल टाइम है वो बिल्कुल अलग है। ट्रोपोनिन का जो फॉल टाइम था वो था टी ट्रोपोनिन T10, बट CKMB इसमें 4 अक्षर होने की वजह से ये 4 दिन तक ब्लड में पाया जाता है। मतलब 4 दिन से पहले पहले ये ब्लड में से गिरना शुरू हो जाएगा। 4 दिन से पहले क्या आता है? 2 से 3 दिन, मतलब 48 से 72 घंटे, ब्रॉडली टॉकिंग अबाउट 2 to 3 डेज, मतलब 48 to 72 आवर्स। माई टाइम टू कॉल, ए फॉर लिवर एंजाइम, AST या SGOT, ये बॉडी में ब्लड में हाफ डे मतलब 12 आवर्स के अंदर अंदर दिखना शुरू हो जाएगा, और इसका जो फॉल है दैट इज गोइंग टू बी बाय द 5th डे। तो अगर आपने ये याद कर लिया कि AST का क्या रेंज है ऑफ स्टार्टिंग एंड फॉलिंग, हाफ डे 5 डे, रिपीट विद मी, हाफ डे 5 डे, क्योंकि इसको अगर 2 गुना कर दोगे तो आपको LDH की वैल्यूज मिल जाएंगी। अगला अल्फाबेट है LDH1, हाफ का डबल करा तो 1 डे, मतलब इसका जो स्टार्टिंग है दैट इज गोइंग टू बी बाय द 1st डे, एंड 5 का डबल करा तो 10 डेज, तो इसका जो फॉल है दैट इज गोइंग टू बी बाय द 10th डे। तो सिंपल AST के लिए याद कर लो हाफ 5, और LDH के लिए डबल कर देना, दैट इज गोइंग टू बी 1 and 10 days. So this is the table that all of you have to know, which is very very important, and यही था हमारा mnemonic, that is my time to call. So repeating, earliest is going to be myoglobin, उसके बाद जो next आता है that is troponin T, troponin I, C for CKMB, A for AST and L for LDH1। इनमें से 2 प्रकार के ट्रोपोनिन आप देखते हो यहाँ पर जो लिखे हुए हैं, ट्रोपोनिन T, ट्रोपोनिन I। तो इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट I फॉर I, ट्रोपोनिन I इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट ज्यादातर जब आप इमरजेंसी रूम में काम करोगे, आप पेशेंट्स के साथ काम करोगे, तो ज्यादातर जो किट आपको देखने को मिलेगी दैट इज गोइंग टू बी ऑफ ट्रोपोनिन T। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये ज्यादा रेडिली अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, व्हाट इज गोइंग टू बी द मार्कर ऑफ री इन्फार्क्शन, मतलब अगर पेशेंट को
आज एक पहला हार्ट अटैक हुआ है और 3 से 4 दिन बाद एक और हार्ट अटैक हुआ है, तो मतलब मुझे कैसे पता लगेगा कि इस पेशेंट को 5 दिन के दौरान 2 हार्ट अटैक्स हुए हैं, री-इन्फेक्शन हुआ है? सो द आंसर ऑफ दैट इज गोइंग टू बी ट्रोपोनिन। पहले इसका आंसर CKMB माना जाता था, बट अब इसका आंसर ट्रोपोनिन है। बट एक लॉजिक डेफिनेटली यहाँ पे आता है कि पहले हार्ट अटैक के बाद ही ट्रोपोनिन 10 दिन तक मिलने वाला है ब्लड के अंदर, तो मुझे कैसे पता लगेगा 10 दिन तक कि ये जो ट्रोपोनिन है ये पहले वाले हार्ट अटैक से आ रहा है या ये सेकंड बीच में कोई और हार्ट अटैक भी हुआ है? तो उसके लिए आप कभी भी ट्रोपोनिन की सिंगल वैल्यू पे डिपेंडेंट होते ही नहीं हो। एज अ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन यू शुड नो कि ट्रोपोनिन हमेशा सीरियल मॉनिटरिंग में देखा जाता है, मतलब आपको रिपीटेड सैंपल्स लेने हैं रोज पेशेंट से, और अगर आपको पिछली वैल्यू से 20% बढ़ोतरी दिखी, अगर आपको मोर देन 20% राइज कभी भी दिखा, जैसे कि मान लो कि कल का ट्रोपोनिन वैल्यू x था और आज का x प्लस 20% है, तो 20% राइज अगर आपको देखने को मिल रहा है तो मतलब दैट इज अ केस ऑफ री इन्फेक्शन। ठीक है, सो 20% राइज सीरियल मॉनिटरिंग पे हम इसे मार्कर ऑफ री इन्फेक्शन मानते हैं। एक और पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट है, माई टाइम टू कॉल में L वॉज फॉर LDH1 नॉट LDH2। बाय? बिकॉज इफ आई आस्क यू, ये सब मायोकार्डियल इन्फेक्शन की स्टोरी 1 मिनट के लिए भूल जाओ। अगर हम किसी का नॉर्मल ब्लड सैंपल देखें तो नॉर्मल ब्लड सैंपल में हमेशा कौन सा LDH ज़्यादा होता है? ऑलवेज ऑलवेज LDH2 इज मोर। सो हम सबके ब्लड में आज अगर आप और मैं ब्लड सैंपल देने जाएं तो हमारे ब्लड में LDH2 की मात्रा हमेशा ज़्यादा पाई जाएगी। सो 2 इज ऑलवेज मोर देन 1। बट आज ही अगर हम अपने हार्ट में, नॉर्मल हार्ट, अभी MI की कोई बात ही नहीं हो रही, अगर हम नॉर्मल ब्लड में देखें तो LDH2 ज़्यादा है। अगर हम अपने नॉर्मल हार्ट में देखें तो LDH1 हमेशा ज़्यादा पाया जाता है। तो ये एक नॉर्मल बायोकेमिस्ट्री है जो याद करनी है। ब्लड में 2 ज़्यादा है और हार्ट में 1 ज़्यादा है। बट यहाँ पे बात हो रही है मायोकार्डियल इन्फाक्शन की, मतलब हार्ट की डेथ अगर हो गई, पूरे हार्ट के मसल के जो सेल्स हैं उनकी डेथ हो गई, तो ये सारा जो 1 है अब वो तो हार्ट में रहेगा नहीं, वो कहाँ चला जाएगा? वो धीरे धीरे हार्ट कहाँ रिलीज कर देगा? वो ब्लड में फेंक देगा। तो ये सारा जो LDH1 है ये ब्लड में जाना शुरू हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ, अगर मायोकार्डियल इन्फाक्शन का केस होगा तो मतलब हार्ट से सारा LDH1 ब्लड में आ चुका है। अब ब्लड में आपको ज़्यादा क्या मिलेगा? तो अब LDH1 ज़्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू LDH2, और इसे बोला जाता है फ्लिपिंग ऑफ द LDH रेशियो। सो व्हाट इज फ्लिपिंग ऑफ LDH रेशियो? कि नॉर्मली ब्लड में LDH2 ज़्यादा पाया जाता है, बट MI के पेशेंट के ब्लड सैंपल में LDH1 ज़्यादा पाया जाता है। तो इसे बोला फ्लिपिंग ऑफ द रेशियो, एंड दीज आर ऑल द कार्डियक एंजाइम्स दैट यू हैव टू नो। बट देयर इज वन अपडेट दैट हैज कम। जो अर्लीस्ट मार्कर हमने पढ़ा था वो था मायोग्लोबिन। तो अगर आपके ऑप्शंस में अर्लीस्ट मार्कर पूछा जाएगा वो हमेशा मायोग्लोबिन होगा। बट आजकल एक अपडेट है कि मायोग्लोबिन से भी पहले क्या कोई ऐसा मार्कर है जो अब मेडिसिन में डिस्कवर हुआ है? तो यस, हार्ट फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन HFABP। हार्ट फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन मायोग्लोबिन से भी पहले बॉडी में, ब्लड में बढ़ जाता है। सिमिलरली एक और मार्कर है इस्कीमिया मॉडिफाइड एल्ब्यूमिन IMA। सो HFABP और IMA अगर ऑप्शंस में होंगे तो आप मायोग्लोबिन से भी बेहतर और से भी जल्दी ब्लड में आने वाले मार्कर का आंसर या तो HFABP होगा या IMA होगा, इन दोनों में से आप मार्क करोगे। अगर ये दोनों नहीं लिखे हुए देन योर बेस्ट आंसर इज मायोग्लोबिन। सो दीज वर अबाउट द कार्डियक एंजाइम्स। ये तो इफ अ पेशेंट कम लिविंग टू यू तो आप ये सारे टेस्ट कर सकते हो। बट काफ़ी बार पैथोलॉजी में ये भी होता है दैट द पेशेंट हैज़ डाइड, तो अब जो आपको करना है दैट इज गोइंग टू बी अटॉप्सी। तो अटॉप्सी ऑब्वियसली विल बी डन ऑन अ डेड पर्सन। तो डेड पर्सन मतलब जब भी डेड पर्सन की बात आती है 2 इंजरीज ध्यान में आती हैं। एक होती है रिवर्सिबल सेल इंजरी, एक होती है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो सबसे पहले हार्ट में, सिर्फ अगर हम हार्ट की बात करें तो जो रिवर्सिबल सेल इंजरी है हार्ट में वो कौन से टाइम तक होती है? दैट इज 20 to 40 मिनट्स। मतलब अगर हम एक एवरेज निकाल लें बीच में से, सो दैट इज गोइंग टू बी 30 मिनट्स तक रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है और 30 मिनट्स के बाद इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। सो नाउ लेट अस स्टडी कि अगर पेशेंट को, और ये जो टाइम लिखे हैं ये किस चीज़ के टाइम है? ये वो टाइम है जितनी देर तक पेशेंट को इस्कीमिया हुआ और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो मतलब अगर पेशेंट विद इन 30 मिनट्स पेशेंट की डेथ हो गई, मतलब 9 बजे अगर उसे
हार्ट अटैक पेशेंट को शुरू हुआ तो 9:30 से पहले पहले मरीज की डेथ हो गई। तो विद इन 30 मिनट्स, तो उसकी बॉडी को कितनी देर तक हाइपोक्सिया और इस्कीमिया झेलना पड़ा? 30 मिनट्स के अंदर अंदर तक के ड्यूरेशन तक उसे टॉलरेट करना पड़ा और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो ये वो टाइमिंग है जितनी देर तक पेशेंट को हाइपोक्सिया रहा और जितनी देर तक उसका जो इफेक्ट है वो सेल्स पर देखने को मिला। सो इफ अ पेशेंट डाइज विद इन 30 मिनट्स, तो इतने से देर के इस्कीमिया में मुझे बहुत कम चेंजेस देखने को मिलेंगी हार्ट में। इतनी कम मिलेंगी कि शायद मैं अभी लाइट माइक्रोस्कोपी पे कुछ भी ना देख पाऊँ, अपनी आईज से तो कुछ भी ना देख पाऊँ हार्ट के अंदर। तो मुझे जो इकलौती चीज़ है हेल्प कर सकती है, दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। व्हाट डू आई सी ऑन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी? अभी तो जस्ट इमेजिन रिवर्सिबल सेल इंजरी है, क्योंकि अभी हम 30 मिनट्स के अंदर है। इफ आई रिमेंबर, रिवर्सिबल सेल इंजरी में हाइड्रोपिक चेंज होता था। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग, जैसे सेल्यूलर स्वेलिंग। एंड अगर सेल्स स्वेल होंगे तो धीरे धीरे जो फाइबर्स हैं वो रिलैक्स होने लग जाएंगे। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक चेंज विल बी स्वेलिंग एंड रिलैक्सेशन दैट आई विल सी। अच्छा, अगर पेशेंट को 30 मिनट से ज़्यादा देर तक हार्ट अटैक रहा था और विद इन 4 आवर्स उसकी डेथ हो गई, सो आफ्टर 30 मिनट्स टू 4 आवर्स, अब मुझे जो चेंजेस मिलेंगी वो थोड़ी सी ज़्यादा होंगी, क्योंकि बॉडी में इस्कीमिया थोड़ी ज़्यादा समय तक रहा था। तो अब मैं लाइट माइक्रोस्कोपी पे क्या देख सकती हूँ? वीवी। व्हाट इज वीवी? वीवी साउंड वाले, दैट इज गोइंग टू बी waviness and vacuolization of the myofibers. Let me show you a picture. So look at the normal cardiac fibers. If you look at the normal cardiac fibers, they are straight like this. और अगर आप MI के केस में कार्डियक फाइबर्स देखो, सो दे आर ऑल लुकिंग वेवी लाइक दिस। इसे बोलते हैं वेवीनेस ऑफ द कार्डियक फाइबर्स। सो रिमेंबर, फर्स्ट लाइट माइक्रोस्कोपिक चेंज within 30 minutes to 4 hours is WW, VV वाला साउंड, वेवीनेस एंड वैक्यूलाइजेशन ऑफ कार्डियक फाइबर्स। फाइनली, अगर पेशेंट को इस्कीमिया 4 घंटे से ज़्यादा रहा था, मतलब अब बहुत सी चेंजेस हैं जो ऐसी देखने को मिलेंगी। इतनी चेंजेस मिलेंगी कि शायद अब मुझे माइक्रोस्कोप की ज़रूरत ही नहीं है, अब मैं अपनी आईज से ग्रॉस एग्जामिनेशन में देख सकते हैं। एंड दैट इज़ नोन एज ओकेजनल मॉटलिंग। ओकेजनल मॉटलिंग सिंपल शब्दों में होता है कलर चेंज, कि अब हार्ट का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सो यू कैन सी द कलर चेंज ओवर हियर। अगर आप यहाँ पे देखो, बाकी के रेड कलर हार्ट से ये एरिया थोड़ा अलग है, ये वाले एरिया का भी कलर थोड़ा अलग हुआ है। एक और स्पेसिमेन देखो जो थोड़ी देर और टाइम हो चुका है, तो इसका इस एरिया का कलर बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। तो ये जो कलर चेंज होता है इसे बोला जाता है ओकेजनल मॉटलिंग। तो ये तो मॉटलिंग वो चीज़ है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अगर इसी मॉटलिंग को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, लाइट माइक्रोस्कोपिकली कौन सी नेक्रोसिस देखने को मिलेगी? इट इज गोइंग टू बी कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। बिकॉज अगर हम पहले चैप्टर को याद करें तो हर सॉलिड ऑर्गन जैसे कि हार्ट में हमेशा कोएगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑब्वियसली सेटल्ड ओवर हियर। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड कि 4 घंटे से ज़्यादा का इस्कीमिया होना ज़रूरी है, तभी मुझे ग्रॉस एग्जामिनेशन, मतलब अपनी आंखों से, अगर ये एक हार्ट है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मुझे इसे देख के बताना है कि MI हुआ था या नहीं, ये मॉटलिंग मुझे देखनी है, तो पेशेंट को इस्कीमिया 4 घंटे से ज़्यादा रहा होना चाहिए। अगर पेशेंट की डेथ 4 घंटे से पहले हो गई थी, तो मुझे अपनी आईज के एग्जामिनेशन से कुछ नहीं दिखेगा, तब तो मुझे लाइट माइक्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की मदद ही लेनी पड़ेगी। पर अगर ऐसे सेटअप में आप काम कर रहे हो जहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ही नहीं, जो भी डायग्नोसिस आपको बतानी है वो देख के ही बतानी है, तो 4 घंटे से कम में क्या देखें, फिर हम कैसे डायग्नोसिस बनाएं? तो उसके लिए एक स्पेशल स्टेन यूज किया जाता है जिसका नाम है TPTC। 4 अक्षर, पहले तो फुल फॉर्म देख लो। TPTC, ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। ये क्या चीज है? ये एक डाई है, जैसे कि पेंट होता है डाई होती है, ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड एक डाई है। 4 अक्षर पे इतना जोर क्यों दिया था? क्योंकि ये 4 घंटे से कम के हार्ट अटैक में यूज में आता है। सो TPTC कब यूज करोगे? विद इन 4 आवर्स इफ अ पर्सन हैज डाइड। तो तरीका क्या है स्टेन को यूज करने का? आप ये फॉर एग्जाम्पल, ये हार्ट है, आपने हार्ट लिया और एक पेंट ब्रश की तरह, लाइक अ पेंट ब्रश, आप इसको ऐसे पेंट कर दो, ठीक है? जैसे TPTC लो और इसको पेंट कर दो। क्यों? बिकॉज इसका प्रिंसिपल ये कहता है दैट इट स्टेन्स LDH1। एंड आई नो कि हार्ट में नॉर्मली LDH1 बहुत ज़्यादा होता है। तो मान लेते हैं कि नॉर्मल अगर हार्ट है, अगर नॉर्मल हार्ट है एंड उसमें नॉर्मल LDH1 लेवल्स हैं, तो मुझे क्या कलर मिलेगा TPTC डालने के बाद? आई विल बी गेटिंग अ ब्रिक रेड कलर। आई विल गेट अ ब्रिक रेड कलर अगर नॉर्मल हार्ट है, नॉर्मल LDH1 है। बट अगर मायोकार्डियल इन्फाक्शन वाला हार्ट है, मतलब हार्ट अटैक हुआ है, एंड LDH1 अब तो बचा ही नहीं, क्योंकि हार्ट की डेथ हो चुकी है, तो अब कोई LDH1 नहीं बचा,
तो अब मुझे क्या कलर मिलेगा? नाउ आई विल बी गेटिंग अ पेल कलर। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, अगर मुझे ब्रिक रेड कलर मिल रहा है तो मतलब हार्ट का वो वाला एरिया नॉर्मल है, और अगर मुझे पेल कलर मिल रहा है देन इट इज अ केस ऑफ MI, एज इजी टू आइडेंटिफाई। सो नाउ यू नीड टू ऑल्सो सी कि कुछ यहाँ पे एक ऐसा बहुत ही पेल नहीं, बिल्कुल पर्ली वाइट एरिया दिख रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रही, दैट एकदम से ये बीच में एक बिल्कुल वाइट शाइनी वाइट एरिया कौन सा है? दिस इज सम ओल्ड स्कार। हो सकता है इस मरीज को आज से 5, 7, 10 साल पहले भी एक MI हुआ था, तो ये जो वाइटिश बिल्कुल शाइनिंग वाइट स्कार है, दिस इज इंडिकेटिव ऑफ ओल्ड MI। तो इस स्लाइड के जो क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यही फोटो है, गूगल भी कर लो, रॉबिन्स में भी देख लो, टीपीटीसी की यही फोटो है जो एग्जाम में पूछी जाती है। रिमेंबर टीपीटीसी 4 अक्षर 4 घंटे में काम आएगा। इट इज गोइंग टू स्टे इन LDH1। रेड कलर आया तो नॉर्मल हार्ट, पेल कलर आया तो हार्ट गया, दैट इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एंड दिस इज ऑल दैट यू हैव टू नो फॉर द फर्स्ट फ्यू सेट ऑफ चेंजेस। बट अब मानो कि अगर पेशेंट ये सब सर्वाइव कर गया और अब पेशेंट की डेथ जो हुई है वो जाके डे 7 पे हुई है, तो 7 दिन के अंदर अंदर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद क्या क्या दिख गया? तो 7th डे तक ग्रैन्युलेशन टिश्यू बन जाता है। ये आई थिंक एवरीवन रिमेंबर्स फ्रॉम चैप्टर 2 कि ग्रैन्युलेशन टिश्यू का मतलब होता है रिपेयर। तो ग्रैन्युलेशन टिश्यू में क्या चीज ज्यादा पाई जाती है? क्यों ग्रैन्युलेशन टिश्यू को रेड कलर का मानते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स देखने को मिलती हैं, एंड दैट इज व्हाट यू सी। अगर ऑटोप्सी पे माइक्रोस्कोप पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, मतलब ग्रैन्युलेशन टिश्यू बन चुका है। एंड ये कौन सा दिन है? दिस इज गोइंग टू बी डे 7। तो ये हमें रिपेयर के बारे में बताते हैं। फाइनली अगर पेशेंट की डेथ डे 10 पे जाके हुई है तो 10th डे तक तो स्कार बन जाएगा। अगेन गोइंग बैक टू चैप्टर 2, स्कार पहचानने का क्या तरीका होता है? इट इज गोइंग टू बी अ स्टेन कॉल्ड मेसन ट्राइक्रोम। स्कार मतलब कोलेजन, कोलेजन का क्या कलर होगा? कोलेजन मेसन ट्राइक्रोम में ब्लू होता है, जो कि यहाँ पे हर जगह दिख रहा है। आई कैन सी अ लॉट ऑफ ब्लू कलर। साथ ही में बाकी का निमोनिक भी याद कर लो, मिस्टर। मसल का क्या? रेड कलर। यस, तो क्या यहाँ पे दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, देर इज अ रेड कलर मसल ऑल्सो। तो स्कार पहचानने के लिए हमेशा जो स्टेन होगा दैट इज गोइंग टू बी द मेसन ट्राइक्रोम स्टेन। कोलेजन विल कम ब्लू एंड मिस्टर मसल विल कम रेड। एंड मतलब 7th डे पे डेथ हुई है तो ग्रैन्युलेशन टिश्यू मिलेगा, 10th डे पे डेथ हुई है तो स्कार फॉर्मेशन मिलेगा। These are the autopsy findings. Now, one more thing which is very important, especially for INI CET aspirants, is reperfusion injury. What is reperfusion injury? वो समझने के लिए एक हार्ट बनाते हैं, बिल्कुल स्कूल में जैसे बनाते थे वैसा वाला हार्ट, बच्चों वाला डायग्राम बनाते हैं और हार्ट को सप्लाई करती हुई ये कॉरोनरी आर्टरी बना देते हैं। एंड मान लेते हैं कि इस कॉरोनरी आर्टरी में वो एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ था, ब्लड क्लॉट हुआ था, मतलब इस पेशेंट को क्या हुआ? इस पेशेंट को हुआ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। जब इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम हुई तो मतलब ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई हार्ट की तरफ, ब्लड सप्लाई कम हो गई, मतलब पेशेंट का क्या कम हो गया? ऑक्सीजन परफ्यूजन कम हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ब्लड क्लॉट था। तो सोचो जब तक यहाँ पे ब्लड क्लॉट बना रहा तो यहाँ पर क्या चीजें जमा होने लग गई, क्या डिपॉजिट होने लग गया? कुछ कुछ फ्री रेडिकल्स जमा होने लग गए, कुछ कुछ कैल्शियम यहाँ पे डिपॉजिट होने लग गया, और वो यहाँ पे फंस गया क्योंकि एक ब्लड क्लॉट था तो कैल्शियम और फ्री रेडिकल्स यहाँ फंस गए। अब ये पेशेंट आपके पास आया तो आप क्या करते हो? या तो आप एक स्टेंट लगा के ब्लड क्लॉट खोल देते हो, दैट इज वन वे, या फिर आप उसको कोई थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी देते हो जिससे ब्लड क्लॉट टूट जाए। तो आपने एज अ डॉक्टर यही काम किया, या तो आपने ड्रग से वो क्लॉट को तोड़ा या फिर आपने स्टेंट लगा के उसे तोड़ा। तो जब आपने इसे तोड़ा तो क्या ये कह सकते हैं कि खून का बहाव आपने फिर से रिस्टोर कर दिया? आपने हार्ट को क्या करा अपनी तरफ से? जब आपने ब्लड क्लॉट हटाया आपने अपनी तरफ से हार्ट को करा रीपरफ्यूजन। बट इस दौरान एक प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पर जितनी भी कैल्शियम फ्री रेडिकल्स वो एक जगह इकट्ठे हुए थे, अब वो एकदम से भाग के हार्ट की तरफ गए हैं। दे हैव गॉन क्विकली एंड दे हैव गॉन टू द हार्ट। तो सोचो एकदम से हार्ट को क्या मिला? बहुत सारा कैल्शियम मिला, जिसकी वजह से हार्ट में होने लग गई इंजरी। क्यों? बिकॉज कैल्शियम, कैल्शियम आप जानते हो, मसल को आप कैल्शियम, हार्ट का मसल, उसको एकदम से कैल्शियम मिलेगा तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। हार्ट एकदम से जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि आपने इतना ज्यादा कैल्शियम उसे सप्लाई कर दिया। तो हार्ट अपने बेस्ट तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करा। क्या हुआ हार्ट में? कॉन्ट्रैक्ट जोर से करा वो हार्ट, एंड जोर से कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से उस हार्ट के सेल्स में डेथ हो गई। तो एकदम से एक्साइटमेंट में कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से डेथ हो गई, तो उस बात को बोला जाता है
कॉन्ट्रैक्शन, बैंड, नेक्रोसिस। तो बैंड मतलब क्योंकि ये जो नेक्रोसिस है ये बैंड की तरह दिखाई देती है। इफ यू लुक केयरफुली यहाँ पे आपको जो डेड एरिया है वो एक ऐसे लाइन की तरह दिखाई देगा, तो इससे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस। ये देखा जाता है इन रीपरफ्यूजन इंजरी विच इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो क्या देखने को मिलता है सीबीएन कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस, और ये किसकी वजह से होता है, फ्री रेडिकल्स एंड ऑब्वियसली कैल्शियम। सो रीपरफ्यूजन इंजरी सेटल्ड फॉर एवरीवन। अब आगे बढ़े, क्वेश्चन का आंसर देते हैं। 61-year-old फीमेल, लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट जॉ, क्लासिकल एमआई का केस है। कार्डियक एंजाइम्स भी अगर आगे जाके देखो तो बढ़े हुए हैं। आपने पेशेंट को एडमिट करा, आपने ट्रीटमेंट भी शुरू करी, पर डे 5 पे जाके पेशेंट की डेथ हो गई। तो अब ऑटोप्सी में हार्ट में कौन सा नेक्रोसिस देखने को मिलता है? यदि आप सिर्फ आखिरी लाइन भी पढ़ते तो भी इसका आंसर मिल गया था। हार्ट में हमेशा जो नेक्रोसिस देखने को मिलता है किसी भी सॉलिड ऑर्गन में, वो होता है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, autopsy diagnosis of MI can be done by the immersion of tissue slices in a solution of, I think वो 4 अक्षर वाला TPTC, you remember, triphenyl tetrazolium chloride, जो within 4 hours of heart attack के diagnosis में helpful होता है। हार्ट अटैक की स्टोरी खत्म। नाउ वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज गोइंग टू बी कार्डाइटिस। कार्डाइटिस का मतलब आई एम श्योर एवरीवन नोज, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, सो दैट इज सिंपल। इन्फ्लेमेशन कहाँ कहाँ होगी? सबसे पहले हार्ट की जो आउटर लेयर है पेरिकार्डियम, फिर उसके बाद मसल में मायोकार्डियम, उसके बाद सबसे अंदर एंडोकार्डियम। सो पेरिकार्डाइटिस में द ओनली एग्जाम्पल दैट यू हैव टू नो इज सीरोफिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस सीन इन रोमैटिक हार्ट डिजीज। इसका क्या मतलब होता है? हार्ट की दो लेयर्स को याद करो। हार्ट की जो पेरिकार्डियम है वो दो टाइप की होती है। सबसे बाहर वाली पेरिकार्डियम को क्या बोलते हैं? पेराइटल पेरिकार्डियम। और जो अंदर वाला पेरिकार्डियम होता है दैट इज नोन एज विसरल पेरिकार्डियम। तो ये दो लेयर्स हैं, हर पेरिकार्डियम की दो लेयर्स होती हैं। ऐसे मान लो जैसे आप ब्रेड बटर खाते हो ना, तो 2 स्लाइस आपने ब्रेड की लगा दी, ठीक है, 2 स्लाइस ब्रेड की, एक ब्रेड पीस का नाम है पेराइटल, एक ब्रेड पीस का नाम है विसरल। और इसके बीच में अब आप क्या भरने वाले हो? इसके बीच में आएगा सीरोफिब्रिनस फ्लूइड। सीरो मतलब, सीरस का मतलब होता है वाटरी, और फिब्रिनस का मतलब होता है धागे की तरह, थ्रेड की तरह। तो एक ऐसा फ्लूइड आपने इसके बीच में भरा जो थोड़ा थोड़ा पानी की तरह, थोड़ा थोड़ा खिंचता है धागे की तरह। तो ये जो बीच का एरिया ये हो जाएगा बटर। सो प्लीज रिमेंबर, ये जो 2 लेयर्स हैं इन्हें आपने ब्रेड के समान माना, और ये जो बीच में आपने फिलिंग लगाई है इसे आपने बटर के अकॉर्डिंगली माना। तो इस पेरिकार्डाइटिस का नाम रखा गया ब्रेड एंड बटर पेरिकार्डाइटिस। रिपीटिंग, सीरोफिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस के 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज कि ये आरएचडी में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज इट इज ब्रेड एंड बटर पेरिकार्डाइटिस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लेयर, पेरिकार्डियम के बाद मायोकार्डियम। मायोकार्डाइटिस के लिए वायरल में दैट यू विल स्टडी विच वायरस कॉजेज मायोकार्डाइटिस इन माइक्रोबायोलॉजी। एक तो कॉक्सैकी वायरस अगर सिंगल बेस्ट पूछा, एंड उसके बाद अगर पूछा तो हर्पीज। सिंगल बेस्ट कॉक्सैकी आंसर होगा, आफ्टर दैट हर्पीज वायरस। एंड अगर पैरासिटिक पूछा, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिकिनेला स्पाइरालिस। व्हेन यू गो टू पैरासिटोलॉजी एंड नीमाटोड्स चैप्टर तो वहां पे भी हमने ये बात पढ़ी है। ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जो मायोकार्डाइटिस कराते हैं। Now we come to endocarditis. 4 types of endocarditis that you have to know. Number 1, rheumatic heart disease. Rheumatic heart disease कौन कराता है? GABS, ये I'm sure सबको पता है। Group A beta hemolytic streptococcus, that is in other words streptococcus pyogenes. Okay, next, infective endocarditis. Infective endocarditis can be caused by streptococcus viridans also. Right, it can be caused by streptococcus viridans, it can be caused by staphylococcus aureus also, तो मतलब बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टो भी, स्टैफ भी, बट ये नॉर्मल वाल्व का एंडोकार्डाइटिस होता है। अगर आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व एंडोकार्डाइटिस किसकी वजह से होता है, मतलब हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट के बाद, प्रोस्थेटिक वाल्व के बाद इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस किसकी वजह से होता है, दैट इज कॉन्स। इफ यू रिमेंबर इन माइक्रोबायोलॉजी, कोएगुलेज नेगेटिव स्टैफ, एंड दिस आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल क्योंकि ये हमने माइक्रो आरआर में अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। तो ये दोनों तो बैक्टीरिया की वजह से ये थे, ये स्ट्रेप्टोकोकस, ये वाला स्ट्रेप्टोस्टैफ दोनों की वजह से था। तो अब जो तीसरा वाला होगा उसका कोई बैक्टीरिया से लेना देना नहीं है, नॉन बैक्टीरियल, तो फिर किसकी वजह से है? थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस, इसे बोला जाता है NBTE, नॉन बैक्टीरियल thrombotic endocarditis is known as merantic endocarditis, and this is, so now you will ask me, बैक्टीरिया की वजह से तो नहीं है, तो किसकी वजह से है? थ्रोम्बस ये बन क्यों रहा है थ्रोम्बस? क्योंकि ये 2 टाइप के कैंसर्स में देखा जाता है। नंबर 1 ब्लड कैंसर दैट इज AML M3, एंड द अदर वन आर लंग एंड पैंक्रियाटिक कैंसर्स जिसमें ये
NBTE has been found. Lung and pancreatic cancer and blood cancer. The last one is LSE, Liebman-Sachs endocarditis, and अगर इन alphabets को थोड़ा सा आप आगे पीछे करो तो disease का नाम मिल जाता है जो कि है SLE. तो SLE में देखा जाता है Liebman-Sachs endocarditis. So finally this is what you have, and these are the 3 types of carditis that you have to know. But थोड़ा सा detail में हम ये सारे पढ़ेंगे. So let us start. These are the 4 types of endocarditis that I have written. इन चारों में कोई कॉमन चीज अगर आपको दिख रही हो तो इन चारों में ये येलो कलर के लीजन्स बने हैं जिनका नाम है वेरुका और वेजिटेशन. यू कैन वेरी वेल सी दीज वेरुका और वेजिटेशन ओवर हियर. तो सबसे पहले यहाँ पे ये जानो कि किस टाइप की वेजिटेशन है. तो सबसे पहली डिजीज है रूमेटिक हार्ट डिजीज विच इज कॉज्ड बाय ग्रुप ए बीटा hemolytic streptococcus. If you look at the vegetations in this, they are small and warty. So if we zoom into this, you will definitely be able to see कि जो vegetations है वो बहुत छोटी छोटी vegetations है and वो line पे present है. So they are going to be present along the lines of closure. Small warty lines of closure, right? Now coming to the next one, and that is going to be infective endocarditis. Infective endocarditis की vegetations are very large and bulky. So if you look at these vegetations over here, they are very large. सबसे पहले not only are they large, but अगर आप ध्यान से देखो so they are also damaging the नीचे के जो structures हैं chordae tendineae, तो ये damage भी कराते हैं. साथ के साथ ये साइज में इतने बड़े होने की वजह से ऑब्वियसली थोड़े थोड़े पीसेस कई बार इसमें से टूट जाते हैं. तो अगर वो टूट के इधर उधर ब्लड में गिरेंगे उस चीज को हम क्या बोलेंगे कि जो वेजिटेशन है वो टूट के गिर रही है, मतलब एम्बोलाइजेशन कर रही है. सो विच इज द एंडोकार्डाइटिस विच माइट शो, मतलब मे शो एम्बोलाइजेशन. कभी वो एम्बोलाइजेशन शो करेगी, जरूरी नहीं है कि हर बार. सो मे शो इज गोइंग टू बी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, NBTE नॉन बैक्टीरियल. इनकी वेजिटेशंस कैसी होती हैं? दे आर वेरी फ्रेजाइल. फ्रेजाइल का मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा वीक हैं. वीक होने का भी यही मतलब है कि वो हमेशा धीरे धीरे टूट के गिरेंगी. हमेशा. फ्रेजाइल का मतलब वीक, वीक मतलब वो हमेशा गिरेंगी. दिस मीन्स दिस विल ऑलवेज शो एम्बोलाइजेशन. तो वो कौन सी दो एंडोकार्डाइटिस है जिसमें एम्बोलाइजेशन मिल सकती है? either it is infective endocarditis or it is NBTE. बट अगर आपको सिंगल बेस्ट आंसर मार्क करना पड़ा तो सिंगल बेस्ट आंसर विल ऑलवेज बी NBTE, क्योंकि वो हमेशा एम्बोलाइजेशन शो करता है. इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस डिपेंड करता है. अगर साइज बड़ा हो गया वेजिटेशन का तो वो शायद एम्बोलाइजेशन शो करेगा. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो ओवर हियर. फाइनली कमिंग टू द लास्ट वन, दैट इज LSE, लिबमैन-सैक्स एंडोकार्डाइटिस. तो अगर आप इसको लिखो LSE तो ये वो एंडोकार्डाइटिस है जिसमें आपको वेजिटेशंस ऊपर की तरफ और वाल्व के नीचे की तरफ भी दिखेंगी. तो E फॉर एवरीवेयर, आपको वेजिटेशंस हर सरफेस पे दिखेंगी. ज़्यादा कहाँ दिखेंगी? तो ज़्यादा LS, दे आर मोर कॉमनली सीन ऑन द लोअर सर्फेस. तो लोअर सर्फेस की वेजिटेशंस आर मोर कॉमनली फाउंड. That is known as LSC. So that is what you had to know for all of these verruca और vegetations. Let me take a quick test. अगर ये वाली vegetation की फोटो आपको देंगे तो now you will look at the size of the vegetations. अगर वो small छोटी छोटी vegetations होती तो it would have been RHD. But यहाँ पे जो vegetations देखने को मिल रही हैं they are very huge. ध्यान से देखो तो थोड़ा सा नीचे की तरफ भी आने की कोशिश कर रही हैं. So they are very large and bulky. तो ये large and bulky vegetations are going to be of infective endocarditis. तो ये कौन से वाल्व में देखी जाती है? द मोस्ट कॉमन वाल्व इज गोइंग टू बी द माइट्रल वाल्व. मतलब माइट्रल वाल्व कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में होता है ना. तो ये ज्यादातर कहाँ देखने को मिलती है? लेफ्ट साइड में. बट अगर आपको हिस्ट्री दी ऑफ एन IV ड्रग अब्यूजर, अब कॉमन सेंस लगाओ, इंट्रावीनस, कोई इन्फेक्टेड नीडल्स के साथ अगर कोई ड्रग अब्यूज, IV ड्रग अब्यूज में इन्वॉल्व है, तो इंट्रावीनस मतलब वीनस ब्लड हमेशा बॉडी में कहाँ आता है? तो वीनस ब्लड हमेशा घूम फिर के राइट साइड में, सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा. तो अगर किसी ने वेन्स में इन्फेक्शन डाला है तो वो बॉडी के हार्ट में राइट साइड पे पहले आएगी. माइट्रल वाल्व में तो बाद में जाएगी, पहले राइट साइड पे आएगी. तो अगर IV ड्रग अब्यूजर्स में वाल्व पूछा गया तो कौन से साइड ऑफ द हार्ट में इन्वॉल्वमेंट सबसे पहले देखने को मिलेगी? दैट इज गोइंग टू बी द राइट साइडेड हार्ट वाल्व. सो प्लीज रिमेंबर, सिर्फ मोस्ट कॉमन पूछा गया तो माइट्रल वाल्व, बट IV ड्रग अब्यूज का सीन पूछा गया तो देन इट इज गोइंग टू बी राइट साइडेड हार्ट वाल्व्स. So in medicine, all of you have definitely heard of a criteria that is known as the modified Duke's criteria. तो please ये medicine में जाके पढ़ लेना.
एंड अगर मेडिसिन में नहीं पढ़ा तो फिर प्लीज पैथोलॉजी की मेन वीडियोज में पढ़ लो दैट मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया इज द क्राइटेरिया यूज्ड फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, जिसमें ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है ऑजलर्स नोड्यूल्स, एंड ओ फॉर ऑजलर, ओ फॉर आउच, मतलब ये पेशेंट के लिए पेनफुल होते हैं। दूसरा, पाम्स एंड सोल्स पे जो लीजन्स देखे जाते हैं दोज आर नोन एज द Janeway lesions. So these are part of the criteria. Before I proceed further, I just want to tell you कि ये जो 2 क्राइटेरिया हैं प्लीज मेडिसिन से पढ़ने ही पढ़ने हैं। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया एंड रूमेटिक हार्ट डिजीज का रिवाइज्ड जोन्स क्राइटेरिया। दीज विल गेट यू अ क्वेश्चन व्हेन यू गो टू मेडिसिन, एंड अगर मेडिसिन से नहीं पढ़ा तो पैथोलॉजी के मेन वीडियोज में भी हमने इसके बारे में बात की हुई है। So you have to study these. This is all about infective endocarditis. The next one and the one in detail that you have to know is rheumatic heart disease. Rheumatic heart disease by group A beta hemolytic streptococcus, most common valve. इसका भी most common valve infective endocarditis की तरह mitral valve ही होता है, but आजकल question आता है which is the least common valve affected. That is pulmonary valve. So most common is mitral valve, least common is pulmonary valve. अक्यूट आरएचडी, अगर आरएचडी अभी स्टार्ट हुआ है तो लेट्स अज्यूम चलो माइट्रल वाल्व सबसे कॉमन है तो उसी को एग्जांपल बना के पढ़ते हैं। अक्यूट आरएचडी में सबसे पहले क्या देखा जाता है? देयर इज माइट्रल रीगर्जिटेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइट्रल रीगर्जिटेशन? कि यहाँ पे अगर माइट्रल वाल्व है, माइट्रल रीगर्जिटेशन मतलब जो ब्लड है अब वो उल्टी डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो चुका है, ब्लड को आगे जाना था अब वो उल्टा रीगर्जिटेट उल्टा आ रहा है। उल्टा कहाँ आ रहा है? ये कौन सा चेंबर है, कौन से चेंबर की तरफ आ रहा है? लेफ्ट एट्रियम की तरफ आ रहा है। तो अगर आप कभी बीच पे गए हो तो आपने हमेशा देखा होगा कि जब पानी आता है तो जो रेत होती है वो थोड़ी सी आगे खिसक जाती है। तो सेम वे में अब यहाँ पे पानी की जगह ब्लड को मानो कि ब्लड एकदम से प्रेशर के साथ जैसे पानी आता है वैसे ही ब्लड आ रहा है यहाँ पर, तो जो थोड़ी सी जो हम कहते हैं रेत आगे खिसक जाएगी वो एरिया थोड़ा आगे चला जाएगा। तो यहाँ पे भी कुछ तरीके का तो डैमेज मिलेगा ना, क्योंकि ब्लड इतने प्रेशर से आ रहा है। तो बिल्कुल लेफ्ट एट्रिया का पोस्टीरियर वॉल, देयर पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट एट्रिया, वहां पर एक इरेग्युलर एरिया बन जाता है एंड इस इरेग्युलर एरिया का नाम रखा गया है मैकैलम्स पैच। सो व्हाट इज मैकैलम्स पैच? 2 क्वेश्चंस आते हैं। मैकैलम्स पैच माइट्रल रीगर्जिटेशन में देखा जाता है। ये कौन से चेंबर में देखा जाता है? तो लेफ्ट एट्रिया के पोस्टीरियर वॉल में एक इरेग्युलर सा एरिया बनता है, उसे बोला जाता है मैकैलम्स पैच। अक्यूट आरएचडी, बट अगर कुछ साल हो गए या अडल्ट्स में बात करें तो क्रॉनिक आरएचडी में पेशेंट में देखने को मिलेगा माइट्रल स्टेनोसिस। नाम से जैसे समझ आया, ये अगर माइट्रल वाल्व था, स्टेनोसिस मतलब वो नैरो हो गया। तो अगर आप इसकी फोटो देखो यहाँ पे तो ये जो वाल्व खुला होना चाहिए था वो अब ऐसे नैरो हो गया। तो किस टाइप की अपीयरेंस दिखने को मिल रही है अब? इसे बोला जाता है फिश माउथ, या तो फिश माउथ या फिर एक और चीज बोल सकते हो दैट इज बटन होल डिफॉर्मिटी। नाउ दिस इज डन, बट एक क्वेश्चन है जो रेडियोलॉजी में पूछा जाता है कि किन डिजीजेज में आपको फिश माउथ वर्टिब्रा देखने को मिलती है। तो फिश माउथ वर्टिब्रा इज सीन इन नंबर 1 ऑस्टियोपोरोसिस and number 2 it is seen in cases of sickle cell anemia. So this is something for radiology for fish mouth that you have to know. 4 क्वेश्चंस का रिपीट। आरएचडी में सबसे कॉमन वाल्व माइट्रल वाल्व, लीस्ट कॉमन पल्मोनरी वाल्व, अक्यूट आरएचडी में माइट्रल रीगर्जिटेशन, क्रॉनिक आरएचडी में माइट्रल स्टेनोसिस जिसमें वो नैरो हो जाता है मतलब फिश माउथ अपीयरेंस हो जाती है। बट ये सब था हमारा मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से। पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे कैरेक्टरिस्टिक कौन सी बॉडीज देखने को मिलती हैं? एश ऑफ बॉडीज देखने को मिलती है। एश ऑफ बॉडीज में व्हाट इज इट? तो कहाँ, सबसे पहले ये क्वेश्चन तो मुझे समझ आ गया दैट दिस इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक, बट कहाँ देखने को मिलती है? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम या एंडोकार्डियम? रिमेंबर दिस क्वेश्चन, इट इज सीन इन ऑल द 3 लेयर्स। आई विल रिपीट फॉर यू, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, तीनों में देखने को मिलती है। बट सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलती है? तो मैक्सिमम इज सीन इज गोइंग टू बी इन द मायोकार्डियम। मैक्सिमली, M फॉर M, मैक्सिमम एश ऑफ बॉडीज मायोकार्डियम। तो एश ऑफ बॉडीज होती क्या है? दिस इज द फुल अपीयरेंस। अगर एक सिंगल एश ऑफ बॉडी मुझे ड्रॉ करनी हो तो उसमें ये सब होता है। तो क्या क्या होता है? सबसे पहले हमने एक चीज पढ़ी थी चैप्टर 1 में, वो सारी डिजीजेस जिसमें RHD आता है, 3 अल्फाबेट आते हैं, उसमें कौन सी निमोनिक क्या था? 3 अल्फाबेट वाला कौन सा नेक्रोसिस? फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। तो जो पहली चीज सेंटर में मिलती है दैट इज फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। उसके आसपास कुछ सेल्स बने,
अब सेल्स को अगर ध्यान से देखा तो कुछ सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस था वो ऐसा दिखाई दे रहा था, मतलब कुछ सेल्स का जो न्यूक्लियस था वो ऐसे कैटरपिलर की तरह दिखाई दे रहा था, उन्हें बोला कैटरपिलर न्यूक्लियस। कुछ सेल्स में जो न्यूक्लियस था वो ऐसे दिखाई दे रहा था, तो इसे हमने क्या बोला, इसे हमने बोला आउलाई न्यूक्लियस। तो क्या ये दो अलग प्रकार के सेल्स हैं? बिल्कुल नहीं, देखने का नजरिया है। ये दोनों सेम सेल्स हैं, इनका नाम है एनिशकाउ सेल, तो मतलब ये सेम पेंसिल है। अगर मैं आपको इस डायरेक्शन में दिखाऊं तो आप कहोगे हाँ ये पेंसिल की तरह एक लाइन लग रही है। अगर मैं इसका डायरेक्शन चेंज करके आपको यही पेंसिल ऐसे दिखाने की कोशिश करूं तो आपको ये एक डॉट की तरह दिखाई देगा। तो आप किस नजरिए से देख रहे हो, कौन से एंगल से देख रहे हो, वो मैटर करता है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट आपको एनिशकाउ सेल्स में लगाना है। अगर आप सेल को इस डायमेंशन में देख रहे हो तो वो कैटरपिलर की तरह लगेगा, अगर आप सेल को इस डायमेंशन में देख रहे हो तो वो आउलाई अपीयरेंस की तरह लगेगा। तो ये दो सेम चीजें हैं, बस बोलने के लिए अलग अलग तरीके से देखा गया, बट सेल का नाम है एनिशकाउ सेल। तो अगर एश ऑफ बॉडी में दो चीजें पूछी गई क्या होती हैं, एक होता है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, दूसरा होता है एनिशकाउ सेल। दिस इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग। Okay, so now when this is done, I think we can move forward. The next disease that we have to know is cardiomyopathy. Now, how many types? You can see 5 types of cardiomyopathy. So let us start one by one. The first one is DCM, dilated cardiomyopathy. So let's go question wise. In dilated cardiomyopathy, they will ask you how many chambers of the heart are dilated. तो सारे chambers dilate होते हैं. All 4 chambers dilate मतलब बड़ा हो जाना, so it's gonna get dilated. सबसे कॉमन कॉज क्या है? तो सबसे कॉमन कॉज किसी को भी नहीं पता, बिकॉज मेजॉरिटी जो केसेस होते हैं वो इडियोपैथिक होते हैं, तो किसी को उसका रीजन पता ही नहीं है। बट जब रीजन पता होगा तो मेजॉरिटी केसेस में अल्कोहलिज्म से रिलेशन डेफिनेटली निकलेगा। सो अगर तो इडियोपैथिक है, आप आंसर्स में इडियोपैथिक मार्क कर देना। इडियोपैथिक ऑप्शन नहीं है तो योर बेस्ट आंसर बिकम्स अल्कोहलिज्म। बट अगर जेनेटिक कॉज पूछा गया तो द जेनेटिक कॉज इज गोइंग टू बी टाइटिन जीन म्यूटेशन। टाइटिन जीन, फॉर दोज हु डोंट नो, टाइटिन जीन और टाइटिन प्रोटीन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा प्रोटीन माना जाता है। लार्जेस्ट प्रोटीन ऑफ द बॉडी इज टाइटिन प्रोटीन। तो अब टाइटिन प्रोटीन वाले पेशेंट्स में ना ये माइक्रोस्कोपिकली एक चीज देखने को मिलती है जिसका नाम है निंजा स्टार न्यूक्लियस। सो अगर जूम इन करके देखें और गूगल में बुक्स में यही एक फोटो है जो है, और कोई फोटो है नहीं। सो इट्स गोइंग टू बी दिस, द निंजा स्टार न्यूक्लियस। अगर आप न्यूक्लियस की शेप देखोगे तो वो एक स्टार की तरह दिखाई देता है, बिल्कुल। तो निंजा स्टार न्यूक्लियस इज सीन इन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी इज एसोसिएटेड विद अल्कोहलिज्म। यूजुअली ऐसा मानते हैं कि जब कोई अल्कोहल ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करता है तो अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद वो इंसान अपने आप को दुनिया में सबसे बड़ा इंसान मानता है कि उससे बड़ा कोई है ही नहीं, उससे ऊपर कोई नहीं है। तो अल्कोहलिज्म के बाद हार्ट बड़ा हो जाएगा, मतलब डायलेटेड हो जाएगा, और उसकी जो सारी जो बिहेवियर्स होते हैं वो एक निंजा की तरह होते हैं कि हम किसी से भी लड़ाई कर सकते हैं। तो अल्कोहल से रिलेशन में क्या क्या याद करोगे? डायलेटेड याद करोगे, निंजा याद करोगे। सो ऑल दीज कम अंडर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। हाउएवर, ध्यान से अगर आप देखो तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में कितने चेंबर्स डायलेट हो रहे थे? सारे 4 चेंबर्स जो होते हैं वो सारे डायलेट होते हैं। बट अगर इसका एक वेरिएंट निकालें, दैट इज टैकोट-स्यूबो कार्डियोमायोपैथी, जिसमें सिर्फ एक चेंबर डायलेट होता है, दैट इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। सो ओनली लेफ्ट वेंट्रिकल, पूरे हार्ट में से सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल ही डायलेट होगा। सो पहले इसको टैकोट-स्यूबो क्यों बोला गया? क्योंकि जापान में टैकोट-स्यूबो ऐसे एक पॉट को बोला जाता है। जापान में एक पॉट का नाम होता है टैकोट्स्यूबो, जिसमें ये लोग ऑक्टोपस कैच करते हैं। तो वहाँ का एक कल्चर है कि ऑक्टोपस कैच करने के लिए पॉट यूज किया जाता है। तो इस पॉट का अगर आप आकार देखोगे तो एक राउंड डायलेटेड आकार में बनाया जाता है ताकि ऑक्टोपस का सर उसमें फिट हो सके। सेम वे अगर हम हार्ट की तरफ जाएं तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, अब जब वो डायलेट हुआ तो वो किस शेप में डायलेट हुआ है? वो इसी पॉट की शेप में डायलेट हुआ है। तो तभी लेफ्ट वेंट्रिकल का जो अपीयरेंस है वो टैकोट-स्यूबो पॉट की तरह बन जाता है। इस वजह से इस डिजीज का नाम रखा गया टैकोट-स्यूबो कार्डियोमायोपैथी। पर ये देखने में ये क्यों देखा जाता है? व्हाट इज द पैथोजेनेसिस अबाउट इट? सो रिमेंबर, इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। सो व्हाट इज ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम? बिकॉज ब्रोकन हार्ट, जब भी कोई हार्ट ब्रेक की हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, हार्ट ब्रेक कोई ब्रेकअप या ऐसी हिस्ट्री नहीं आएगी,
हार्ट ब्रेक मतलब कोई एक्सट्रीम इमोशनल स्ट्रेस देगा एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में, या तो वो कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होगा, समथिंग विच इज रिलेटेड टू लैंड डिस्प्यूट, मनी डिस्प्यूट, या फिर डेथ ऑफ अ लव्ड वन, जैसे कोई देयर इज अ फीमेल हु हैज लॉस्ट हर हस्बैंड। तो कोई एक्सट्रीम इमोशनल स्ट्रेस की हिस्ट्री डेफिनेटली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्यों ऐसा क्या होता है? जब भी बॉडी किसी एक्सट्रीम इमोशनल स्ट्रेस से गुजरती है तो हमारी बॉडी में कैटेकोलामीन्स का लेवल बढ़ जाता है, एंड इट इज दिस कैटेकोलामीन्स which is going to cause which dilation? Left ventricular dilation. So I hope everyone has understood Takotsubo क्योंकि left ventricle एक वो pot की तरह दिखाई देता है, broken heart क्योंकि ये इमोशनल स्ट्रेस की वजह से देखने को मिलता है. So the first two are settled. The first one was dilated. The second one was Takotsubo. The third one that I will be discussing is hypertrophic cardiomyopathy. ध्यान से अगर आप इसका वर्ड पढ़ो, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, HCM, और अगर आप इसे थोड़ा सा आगे पीछे रीअरेंज कर दो तो जो म्यूटेशन देखने को मिलती है वो है MHC जीन म्यूटेशन. MHC क्या होता है? मायोसिन हैवी चेन. MHC is going to be myosin heavy chain gene mutation is going to be seen. तो HCM, MHC. Go back to the genetics chapter. इसकी inheritance. Remember, he has a very dominant and powerful father. तो he has, that was autosomal dominant hypertrophic cardiomyopathy. क्लिनिकली क्या देखने को मिलेगा? बिकॉज यहाँ पर क्या हुआ है पेशेंट में? हाइपरट्रॉफी. कहाँ की हाइपरट्रॉफी? तो हाइपरट्रॉफी अगर हार्ट ऐसा वही विंडो वाला हार्ट ड्रॉ करें तो हाइपरट्रॉफी तो लेफ्ट वेंट्रिकल में भी दिखती है, बट सबसे ज्यादा हाइपरट्रॉफी जो दिखती है वो यहाँ पे दिखती है, हाइपरट्रॉफी ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो जरूरत से ज्यादा मोटा हो जाता है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है. तो अब खुद सोचो, ये बेचारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ पे, इसका तो अब ये तो दिख ही नहीं रहा, ये बहुत नैरो हो चुका है. तो इस वजह से क्या बोलेंगे? दिस अपीयरेंस इज नोन एज द बनाना शेप्ड हार्ट. तो अगर आप इसको ऑन ऑटोप्सी कभी देखोगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल को ट्रेस करें, यहाँ पर इतना थिकनिंग हुआ है, स्पेशली यहाँ पर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में इतनी थिकनिंग हुई है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है दैट इज लुकिंग वेरी वेरी स्मॉल, लाइक अ, वी विल ड्रॉ इट वंस अगेन, लाइक अ बनाना शेप्ड heart. Okay, so banana shaped heart is seen in hypertrophic cardiomyopathy. और इसी चीज को अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो इफ यू सी कार्डियक मसल फाइबर नॉर्मली ऐसे होते हैं पैरेलल टू ईच अदर, बट यहाँ पर देखो तो वो हर डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, डायगोनल भी, लेफ्ट राइट, सो वर्टिकल. तो हर डायरेक्शन में जब वो जाना शुरू कर देंगे तो उसे बोला जाएगा हेल्टर स्केल्टर अपीयरेंस ऑफ द कार्डियक फाइबर्स. सो प्लीज रिपीट, वैसे हमें क्या दिखता है? बनाना शेप्ड हार्ट, माइक्रोस्कोपिकली हेल्टर स्केल्टर अपीयरेंस ऑफ कार्डियक फाइबर्स. तो मतलब अब लेफ्ट वेंट्रिकल में अगर फॉर एग्जांपल बनाना शेप्ड हार्ट हुआ है, लेफ्ट वेंट्रिकल नैरो हो रहा है, मतलब बॉडी को जब जरूरत होगी ऑक्सीजन की, जरूरत होगी ब्लड की, तो यहाँ से तो ब्लड जाने के आसार मुझे कम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल हैज बिकम वेरी नैरो. सो दिस पर्सन is going to come to you with sudden death in a young athlete. मतलब अगर पेशेंट कोई गेम खेलने गया है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, मैराथन, यूजुअली ये जो डिजीज है ये यंग पेशेंट, हमेशा इनका जो फेवरेट हिस्ट्री होता है वो होता है 19-year-old पर्सन, या तो वो बास्केटबॉल खेलने गया या फुटबॉल खेलने गया. तो वहां जाके जब उसने ज्यादा भाग दौड़ करी, उसे ज्यादा खून की जरूरत थी, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो हार्ट वो सप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि हार्ट में ऑलरेडी हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हो रहा था. तो सडन डेथ इन अ यंग एथलीट विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स HCM. रिपीटिंग वंस अगेन, HCM, MHC, फादर मदर किसी में होगा जरूर क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट है. सडन डेथ की हिस्ट्री आएगी यंग एथलीट में, बनाना शेप्ड हार्ट एंड हेल्टर स्केल्टर अपीयरेंस. हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी इज डन. सो वी मूव ऑन टू द फोर्थ वन विच इज नोन एज द ARVCM. डोंट गेट टू वरीड. ARVCM नाम को डिकोड करोगे तो मतलब समझ आ जाएगा. अरिदमोजेनिक, RV मतलब राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी. तो इसमें राइट वेंट्रिकल में प्रॉब्लम होगी, नाम से समझ में आ रही है, और पेशेंट को अरिदमियाज होंगे. तो अगर आप ध्यान से इसकी फोटो देखो तो इस फोटो में फर्स्टली तो पहचान लो लेफ्ट वेंट्रिकल. कैसे पहचानते हो? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे थिक होता है. सो द थिकेस्ट इज गोइंग टू बी द लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट. एंड अब जो यहाँ पर आया दैट इज गोइंग टू बी द राइट वेंट्रिकल. बट राइट वेंट्रिकल देखो कितना पतला हो गया है. और भी थोड़ा सा ध्यान से देखो तो राइट वेंट्रिकल के अंदर मुझे येलो येलो कलर का फैट दिखाई दे रहा है.
तो राइट वेंट्रिकल में क्या डिपॉजिट हो जाता है, फैट डिपॉजिट हो जाता है। और इसी चीज को अगर माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो ये देखो, ये पूरा कहाँ गया, वेयर इज द मसल, हार्ट ऐसा खाली व्हाइट कलर का क्यों दिखने लग गया है। तो राइट वेंट्रिकल में क्या दिखने लग जाता है, फैट, एंड माइक्रोस्कोपिकली फैट ऐसे क्लियर दिखाई देता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इज राइट वेंट्रिकल में जब फैट चला जाएगा तो उसे बोलेंगे अरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी। द म्यूटेशन ऑफ दिस is usually in the desmosomes. Is this associated with a syndrome? Yes, Naxos syndrome. Naxos syndrome पहले तो desmosomes में भी particularly Naxos syndrome किसका म्यूटेशन होता है, इट इज गोइंग टू बी द प्लैकोग्लोबिन म्यूटेशन नंबर 1। एंड नैक्सोस सिंड्रोम में 3 चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली चीज तो कॉमन सेंस है, अरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी। बाकी 2 चीजें क्या होती हैं विच इज ओवर हियर, नैक्सोस सिंड्रोम में नंबर 1 वी गेट टू सी अरिथमोजेनिक कार्डियोमायोपैथी, दैट इज ओके। सेकंड, अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा बच्चे ने कोई विग पहना हुआ है क्योंकि उसके जो बाल हैं दे गिव अ वेरी वूली अपीयरेंस, दैट इज द सेकंड पॉइंट। एंड तीसरा, आप जब बच्चे के हाथ और पैर देखोगे तो यू विल सी के जो पाम्स हैं और जो सोल्स हैं, पामो मतलब पाम्स एंड प्लांटर मतलब सोल्स, उनमें होगा केराटोडर्मा। केराटोडर्मा क्लिनिकली कैसा दिखता है, तो मतलब जो पाम्स एंड सोल्स हैं वो बहुत थिक दिखाई देंगे, और टच करोगे तो बहुत थिकनिंग दिखाई देगी। तो 3 थिंग्स, अगर वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी है, ARVCM प्लस वुली हेयर प्लस पामो प्लांटर केराटोडर्मा, तो वो हो गया नैक्सोस सिंड्रोम। नैक्सोस सिंड्रोम इज अ म्यूटेशन इन placoglobin. Finally, coming to the last cardiomyopathy that we have, and that is referred to as the fifth one, restrictive cardiomyopathy, RCM। restrictive नाम से समझ में आता है कि हार्ट की मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन आएगी। तो जिसका ये मतलब होता है कि अगर हार्ट के अंदर कोई आके बैठ चुका है, जैसे आपके घर में कोई आके आपका रिलेटिव बैठ जाए जब आप नहीं चाहते कि वो आए, तो अगर वो रिलेटिव आके आपके घर में बैठ जाए तो क्या आप रिलैक्स कर पाओगे अपने घर पे, बिल्कुल भी नहीं। सेम वे हार्ट में कोई आके बैठ चुका है, सो द मोस्ट कॉमन कॉज इज गोइंग टू बी अमाइलॉइडोसिस। हार्ट में अमाइलॉइड आके बैठ चुका है तो अब क्या हार्ट आराम से रिलैक्स कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। रिलैक्सेशन का क्या मतलब होता है, डायस्टोलिक। तो अब हार्ट रिलैक्स नहीं कर पाएगा, डायस्टोल अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो डायस्टोलिक डिसफंक्शन इज सीन ओवर हियर। These are the 5 types of cardiomyopathies that you get in the exam. A quick question, पहली लाइन पढ़ लो and answer मिल जाएगा। 19-year-old basketball player, you know this is somewhere to do with sudden death in young athlete, hypertrophic cardiomyopathy, sudden collapse हुआ, वहाँ पर अवेलेबिलिटी थी तो आप काफ़ी कुछ उसे रिवाइव कर पाए, रिससिटेट कर पाए, पेशेंट को वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हुआ, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हुआ, बट आपने रिससिटेट करके पेशेंट बचा लिया। उसके बाद आपको पता लगा कि पेशेंट की हिस्ट्री में फादर की भी सिमिलर डेथ हुई थी 38 की यंग एज पे, तो मतलब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, फादर मदर की हिस्ट्री होगी। नेक्स्ट इफ यू सी के इको पे पता लगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल स्लिट लाइक चेम्बर, तो मतलब ये वही बनाना शेप्ड हार्ट बता रहे हैं। साथ में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज थिकन्ड बिकॉज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का हाइपरट्रॉफी होता है। उस टाइम आपने बचा लिया, बट 5 साल बाद फिर से पेशेंट की सडन डेथ हो गई। 19 की एज पे आपने बचा लिया, 24 की एज पे पेशेंट की डेथ हो गई। अब आपको ऑटोप्सी पे जब हार्ट मसल दिखा तो कैन यू सी कार्डियक मसल फाइबर्स किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हेल्टर स्केल्टर अपीयरेंस, एवरीथिंग इज गोइंग इन फेवर ऑफ हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। जैसा जैसा आपने पढ़ा था क्वेश्चन में एग्जैक्टली सेम लिखा होगा। बिफोर आई एंड कार्डियोमायोपैथी, देयर इज अ कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन दैट यू गेट इन मेडिसिन कि हीमोक्रोमेटोसिस में कौन सी कार्डियोमायोपैथी दिखती है। हीमोक्रोमेटोसिस मतलब आयरन ओवरलोड। तो अगर आपको ऑप्शंस में DCM और RCM दोनों दिया हुआ तो प्लीज दोनों मार्क करना, बिकॉज इसमें दोनों टाइप की कार्डियोमायोपैथीज देखी गई हैं। बट अगर कोई एक मार्क करना है तो DCM डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी इज द बेस्ट आंसर। Okay, done with this. The last topic that we start with is going to be the cardiac tumors. बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, जितना पढ़ रहे हैं दिस इज नॉट ओनली फॉर RR, फॉर मेन वीडियोस ऑल्सो इतना ही जानना होता है। कार्डियक ट्यूमर्स में आपने अगर पूछा गया मोस्ट कॉमन कार्डियक मैलिग्नेंसी, आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई बोले कि मुझे हार्ट का कैंसर हुआ है, क्योंकि हार्ट का कैंसर बहुत रेयर होता है। द मोस्ट कॉमन कार्डियक मैलिग्नेंसी इज एक्चुअली गोइंग टू बी मेटास्टेसिस। कोई और कैंसर है जो हार्ट में आके स्प्रेड हो गया, मतलब लंग कैंसर हार्ट में आया, ब्रेस्ट कैंसर हार्ट में आया, तो मेटास्टेसिस सबसे ज़्यादा कॉमन है। बट अगर आपसे पूछा गया प्राइमरी मतलब हार्ट में से आने वाला, हार्ट से अराइज होने वाले ट्यूमर्स का नाम बताओ, तो हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। पहले बिनाइन ट्यूमर्स पढ़ लेते हैं, अडल्ट में और चिल्ड्रन में।
अडल्ट्स में पूछा गया मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर, योर आंसर इज गोइंग टू बी मिक्सोमा। वही बिनाइन ट्यूमर बच्चों में पूछा गया तो योर आंसर इज गोइंग टू बी रैप्डोमायोमा। रिपीटिंग, अडल्ट्स में पूछा गया मिक्सोमा, बच्चों में पूछा गया रैप्डोमायोमा। ये क्या था? ओमा ओमा, मतलब ये थे बिनाइन। अब इसी चीज को अगर हमने बना दिया रैप्डोमायोसार्कोमा, तो अब ये बन जाएगा मैलिग्नेंट। तो बच्चों में सबसे कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन सा होता है? रैप्डोमायोसार्कोमा। बट अडल्ट्स में प्लीज ऐसे कॉम्बिनेशंस मत बनाना। अडल्ट्स में जो बिनाइन ट्यूमर था वो था मिक्सोमा, बट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर सबसे ज्यादा देखा जाता है दैट इज गोइंग टू बी एंजियोसार्कोमा। सो लेट अस रिपीट दिस। पहले अडल्ट्स की स्टोरी पढ़ते हैं। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर मिक्सोमा, मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर एंजियोसार्कोमा। चिल्ड्रन में सिंपल है, बिनाइन पूछा तो रैप्डोमायोमा, मैलिग्नेंट पूछा तो रैप्डोमायोसार्कोमा। इन दोनों में से जो डिटेल में पढ़ना है वो सिर्फ बिनाइन वाले ट्यूमर्स पढ़ने हैं, दैट इज मिक्सोमा वर्सेस रैप्डोमायोमा, मिक्सोमा वर्सेस रैप्डोमायोमा। सो प्लीज नो वन थिंग, हम इसे ना एक ऐसे विंडो वाला हार्ट बना के यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं मिस्टर। ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि एम ऊपर लिखा, आर नीचे लिखा। तो एम ऊपर वाले लोगों में होता है, मतलब ज्यादा बड़ी एज पे होता है, अडल्ट्स में होता है। आर नीचे लिखा क्योंकि वो छोटे वाले लोगों में होता है, मतलब वो चिल्ड्रन में होता है। अगेन, एम आपने ऊपर लिखा क्योंकि वो कौन से चेम्बर में मिक्सोमा देखोगे? लेफ्ट एट्रिया में। और आर नीचे लिखा क्योंकि वो कौन से चेम्बर में दिखेगा? वो लेफ्ट वेंट्रिकल में दिखेगा। तो एम ऊपर, आर नीचे। ऑलवेज रिमेंबर मिस्टर। एम इज सीन इन अडल्ट्स, आर इन चिल्ड्रन। M is seen in left atria, R is seen in left ventricle. So have a look at this picture. Over here, all of you can see that this is going to be the left atria. Left atria में आपको ऐसा जेली जैसा एक ट्यूमर दिख रहा है. This has to be a myxoma. और जब इसी चीज को आपने माइक्रोस्कोपिकली देखा तो ये लंबे खिंचे हुए जो सेल्स दिखाई दे रहे हैं, इन सेल्स का नाम होता है लेपिडिक सेल्स. लेपिडिक सेल्स आर सीन इन अ मिक्सोमा. वेयरएज अगर आप रैप्डोमायोमा के सेल्स देखो, नो नीड टू जूम इन. ये वो एक चीज है जो पैथोलॉजी में सबसे इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है. दिस इज लुकिंग लाइक अ स्पाइडर वेब. डू यू अग्री? सो दीज आर नोन एज व्हाट? दीज आर नोन एज स्पाइडर सेल्स. एंड प्लीज नोट, दीज स्पाइडर सेल्स दे कंटेन ग्लाइकोजन. तभी आपको बीच बीच में वो जो खाली खाली जगह दिख रही है, तो इस खाली जगह में क्या होता है? इस खाली जगह में ग्लाइकोजन होता है. एंड ग्लाइकोजन, चैप्टर 1, ग्लाइकोजन इज व्हाट? पॉजिटिव, पास पॉजिटिव. तो स्पाइडर cells are going to be pass positive. Now coming to the syndromes. Number 1, if you look at the complex, myxoma is seen in which complex? It is seen in कार्नेज कॉम्प्लेक्स. पहला कॉम्प्लेक्स जिसमें मिक्सोमा ट्यूमर पाया जाता है. दूसरा एक और जीन म्यूटेशन है, जीनएस म्यूटेशन, जिसके साथ मिक्सोमा देखा जाता है. तो ये सिर्फ INI-CET के लिए इंपॉर्टेंट है. Rhabdomyoma on the other hand is associated with TS, that is tuberous स्क्लेरोसिस. सो क्विक रिवीजन, पहले तो मिस्टर निमोनिक सबने पढ़ लिया. लेपिडिक सेल्स मिक्सोमा में दिखेंगे, स्पाइडर सेल्स ग्लाइकोजन वाले पास पॉजिटिव वाले रैप्डोमायोमा में दिखेंगे. तो अभी तक जितने भी ट्यूमर्स हमने पढ़े वो सारे हार्ट के चेम्बर्स के ट्यूमर्स थे. यहाँ पर एक क्वेश्चन रिपीट होता है कि अगर हार्ट वैल्व का ट्यूमर पूछा गया, एओर्टिक वैल्व, माइट्रल वैल्व, तो वैल्व के अंदर कौन सा ट्यूमर होता है? The name of the tumor is going to be PFE. PFE stands for papillary fibroelastoma. पैपिलरी फाइब्रोइलास्टोमा. तो इसके नाम से आपको कुछ समझ आ रही है? पैपिलरी, इसमें ऐसे बहुत सारे पैपिलरी, ऐसे फिंगर लाइक पैपिलरी प्रोजेक्शंस होते हैं. ये कार्टून्स में आपको देखने को मिलता था. कोई भी सी वाला जो कार्टून, जैसे स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पैंट्स एक कार्टून होता था, तो उसमें आपको ये बैकग्राउंड में घूमते हुए ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखते थे जिनका नाम होता था सी एनिमोन. तो INI-CET में दे कैन आस्क यू दैट विच इज द ट्यूमर इन द हार्ट which is going to look like a sea anemone. So sea anemone like appearance मतलब ऐसे papillary वाली appearance papillary fibroelastoma में होगी. प्लीज एग्जाम में जाके ये जरूर पढ़ना, हार्ट का ट्यूमर पूछा या हार्ट वाल्व का ट्यूमर पूछा, बिकॉज वहां पे क्वेश्चन चेंज होगा. सो कार्डियक सिस्टम इज डन, बट देयर आर 2 मिसलेनियस जस्ट फोटोज जो अलग से पूछी जाती हैं. वो होती है हार्ट फेलियर के एसोसिएशन में. जस्ट द लास्ट 2 फोटोज ऑफ दिस चैप्टर. तो एवरीवन इज डेफिनेटली हर्ड ऑफ विच हार्ट फेलियर. So let us talk about left-sided heart failure. So for example, left side of the heart fail हो चुका है, काम करना बंद हो चुका है. तो जब लेफ्ट साइड हार्ट का नहीं काम करेगा तो जो ब्लड है वो वापस कहाँ चला जाएगा? वो लंग्स में चला जाएगा. तो लंग्स में जाके कौन से सेल्स बनाएगा? हार्ट फेलियर सेल्स. तो सबसे पहला क्वेश्चन, हार्ट फेलियर सेल्स कौन से ऑर्गन में देखे जाते हैं? हार्ट फेलियर सेल्स लंग्स में देखे जाते हैं. क्या चीज वापस आने की वजह से? ब्लड के वापस आने की वजह से. ब्लड जहां जहां इकट्ठा होगा वहां पिगमेंट कौन सा बनेगा? वहां हमेशा जो पिगमेंट बनेगा वो होगा हीमोसिडेरिन. एंड जहां पर कोई चीज इकट्ठी होगी, एक
एक सेल है जो आके हमेशा उस चीज को खाने की कोशिश करेगा, जिन सेल्स का नाम है मैक्रोफाजेस। तो अगर किसी ने पूछा कि हार्ट फेलियर सेल्स क्या होते हैं, दे आर हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफाजेस। हीमोसिड्रिन क्यों आया? क्योंकि जो लेफ्ट साइड हार्ट था वो फेल हो गया, तो सारा का सारा ब्लड वापस आ गया लंग्स के अंदर, तो सारे ब्लड ने वहां आके बनाया हीमोसिड्रिन। हीमोसिड्रिन को किसने खाया? मैक्रोफाज ने खाया। तो हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफाजेस आर नोन एज हार्ट फेलियर सेल्स। कौन से हार्ट फेलियर में देखा जाएगा? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में, लंग्स में देखा जाएगा। LL लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर लंग्स में देखा जाएगा। और हीमोसिड्रिन के लिए स्पेशल स्टेन चैप्टर 1, आई एम श्योर नो वन हैज फॉरगॉटन दैट। आयरन के लिए, हीमोसिड्रिन के लिए पर्ल्स या प्रूशियन ब्लू स्टेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्चुअली दिस इज अ पिक्चर ऑफ द लंग्स। तो लंग्स में मैम एल्वियोलाई तो खाली दिखने चाहिए, एयर वाला वाइट दिखना चाहिए बिल्कुल, बट यहाँ पे मुझे ये ब्राउन ब्राउन कलर के क्या दिख रहा है? ये हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफाजेस, मतलब हार्ट फेलियर सेल्स। ये कौन सा हार्ट फेलियर था? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट फेल हुआ। अब जो लास्ट फोटो है दैट इज अगर राइट साइड ऑफ द हार्ट फेल हो जाए। सो फॉर एग्जाम्पल ये राइट साइड वाला जहाँ वीनस ब्लड आता था, राइट साइड वाला हार्ट अगर फेल हो गया, तो मतलब अब जो वीनस ब्लड है वो वापस जाना शुरू हो जाएगा। वीनस ब्लड वापस कहाँ जाएगा? लिवर में वापस चला जाएगा, स्प्लीन में वापस चला जाएगा। तो सारा जो वीनस ब्लड है अगर वो लिवर में चला गया, तो लिवर में क्या बनाया? CVC, क्रॉनिक वीनस कंजेशन ऑफ द लिवर। सारा वीनस ब्लड लिवर में चला गया, एंड इस लिवर को बोला जाता है नटमेग लिवर। नटमेग जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक स्पाइस का नाम होता है नटमेग। कुछ जगहों पे डार्क कलर का होता है, कुछ जगहों पे लाइट कलर का होता है। तो सेम वे आपको अगर लिवर को देखोगे, कुछ जगहों पे ये डार्क कलर का है। क्यों डार्क कलर का है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लड इकट्ठा हुआ है। एंड कुछ जगहों पे ये लाइट कलर का है। सो दिस हैज बीन अ प्रीवियस ईयर INI CET क्वेश्चन ऑल्सो, कि डार्क एंड लाइट एरियाज का मतलब क्या है। कि तो जो डार्क एरियाज हैं, दोज आर द एरियाज विच हैव शोन यू हेमरेजिक नेक्रोसिस, वहां बहुत ज्यादा डेथ और ब्लड इकट्ठा हुआ है। एंड जो लाइट एरियाज हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं? दे आर गोइंग टू बी द फैटी चेंज। रिपीटिंग, डार्क एरियाज में ब्लड हेमरेजिक नेक्रोसिस, एंड लाइट एरियाज में देयर इज गोइंग टू बी फैटी चेंज। दैट इज नटमेग लिवर। नटमेग लिवर इज सीन वेयर? इट इज सीन इन राइट साइडेड हार्ट फेलियर, क्योंकि सारा वीनस ब्लड लिवर में चला गया। लिवर के अलावा एक और जगह जा रहा था, दैट इज स्प्लीन। तो स्प्लीन में कौन सी बॉडीज देखने को मिलती हैं? दीज आर रेफर्ड टू एज द स्प्लीन शोज यू गामा गैंडी बॉडी। सो बिफोर आई एंड द कंप्लीट चैप्टर ओवर हियर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर में लिवर में दिखता है नटमेग लिवर, एंड स्प्लीन में दिखता है गामा गैंडी बॉडीज। वेर एज लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में L for L, लंग्स में देखने को मिलते हैं हार्ट फेलियर सेल्स। वेल दैट मार्क्स द एंड ऑफ कार्डियक पैथोलॉजी, मतलब पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम खत्म हो गया। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सिस्टम।